नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक करके वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, फटाफट रिवीजन लिसेंट से रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है और आपको अहमियत इसकी समझ में आएगी बाद में। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। आराम से देखिए, इसमें जो चीजें हैं गागर में सागर कही जाती हैं, बहुत चीजें दी हैं, बस उसको दिमाग में बैठाना है। एक बार नहीं, कम से कम 8 10 बार 20 बार पढ़िए लुसेंट को, तब दिमाग में बैठेगी, ठीक ना। बार बार एक ही इसको रिवाइज करिए। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था और ये 752 ईस्वी दिखा रहा है। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकीर या मान्यखेत, वर्तमान मालखेड़, सोलापुर के निकट थी। तो राजधानी मनकीर या मान्यखेत थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। देखिए आगे क्या कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध, पूछता है ये आपसे एग्जाम में खूब पूछता है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। दोस्तों इसमें यह है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये खूब पूछा जाता है। इसी तरह से सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, और विकल्प में आपको ऑप्शन दे दिया जाता है तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे चलते हैं। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। तो कन्नौज पर शासन अधिकार करने के लिए इन तीनों राजवंशों में क्या हुआ, त्रिपक्षीय लड़ाई, इसी को ट्रिपार्टाइट कहते हैं। तो तीन पक्षीय युद्ध हुआ था। तो वही कह रहा है कि ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। सब तो उपाधियां लेते रहते थे लोग। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। इसका मतलब कि राष्ट्रकूटों ने अभी तक अपना दबदबा बनाए हुए हैं। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। तो चक्रायुद्ध के संरक्षक कौन थे? धर्मपाल, जो पाल वंश थे, धर्मपाल वंश से इनको भी, और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से जैसे राष्ट्रकूटों का जो इतिहास है वो एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास, मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण से माना था। हर एक चीज को हमको जो भी देखना है कि महत्वपूर्ण है कि नहीं, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से ही देखना है। चलिए आगे चलते हैं। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। देख रहे हैं ये राष्ट्रकूट वंश बहुत मजबूती से उभर रहा है। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। आगे चलते हैं।
अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितसार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। ये बता रहा है कि अमोघ वर्ष के दरबार में कौन कौन रहते थे। तो आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना, ये जो लिखा है सक्तायना, अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। तो जल समाधि ये सब भी उस समय सारी चीजें प्रचलित थी। और देख रहे हैं कि ये लोग जैन धर्म को मानने वाले थे। तो जैन धर्म में ये सब प्रथाएं प्रचलित हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी श्रवण बेलगोला में अपना जीवन समाप्त किए थे। वही देख रहे हैं कि अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। आगे बढ़ते हैं। इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। तो अभी पीछे के जो आप इतिहास अभी पढ़े हैं अभी 5 मिनट पहले, तो ये सब उससे आपको मालूम चल रहा था कि वो सर्वश्रेष्ठ थे ही, अपने समय में राष्ट्रकूट सर्वश्रेष्ठ थे। अलमसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पुण्य रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। तो अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय हैं। चलिए आगे चलते हैं। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। तो देख रहे हैं कि हर एक आदमी को मैंने यह है कि जीवन में चढ़ाव उतार आते रहता है। तो यही कह रहा है कि कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। तो अब यहाँ से देखिए कि अब राष्ट्रकूट वंश का पतन हो रहा है। धीरे धीरे पतन हो गया। कर्क को हराकर और चालुक्य तैलप द्वितीय अपना चालुक्य वंश की नींव डाल दिया है। चालुक्य वंश में कई अलग अलग जैसे जहाँ जिस जगह पर वो अपनी सरकार बने उसी के नाम पर चालुक्य पड़ गया। देखिए आगे चलते हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ।
एलोरा के 34 शैलकृत गुफाएं, एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों से, 13 से 29 तक हिंदुओं से और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। तो BHJ बौद्ध, हिंदू, जैन गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल या 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा की गुफा संख्या 15 में, देखिए प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में फैक्ट मैटर करते हैं, और हम ही कह रहे हैं कि चीज़ों को याद नहीं करेंगे तो उसका पढ़ने का मतलब क्या रह गया। इतिहास को यहाँ पर कैलकुलेशन तो करना नहीं है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया। तो यही पूछ लेगा कि एलोरा की गुफा संख्या 15 में मैंने क्या दिखाया गया है। तो ये आपको पूछ लेगा, यही ऑप्शन में करके इधर उधर घुमा घुमा के दे देगा। तो विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह रूप में दिखाया गया है। आगे चलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि महत्वपूर्ण है या नहीं है, ये हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे। परीक्षा में पूछे जाते हैं और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो उसको हम लोग महत्वपूर्ण मानेंगे। आगे देखते हैं। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। आगे चलते हैं। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्य संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। शैव, वैष्णव, शाक्य संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। मुसलमान व्यापारियों के बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो चालुक्य वंश, देखिए कल्याणी, ये जगह जगह के नाम पर इसका कर दिया गया। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी, राजधानी मान्यखेट। तो यही तैलप द्वितीय मैंने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक को हराकर मैंने चालुक्य कल्याणी वंश की स्थापना किया था। चलिए आगे चलते हैं। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स्थ, सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय। एक बार देख लीजिए, देखे रहने से दिमाग में बना रहता है कब, और विकल्प सामने जब आते हैं तो टिक हो जाता है। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ था, 6वां था। बिल्हण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6वें के दरबार में ही रहते थे। बिल्हण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6वें के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा, ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। ये खूब पूछा जाता है कि मिताक्षरा क्या है। तो मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है, ये पूछा गया है प्रश्न। और मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर हैं। यहाँ पर देखिए महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हण ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6वें के जीवन पर प्रकाश डाला गया है।
बिल्हण और विज्ञानेश्वर ये दोनों विक्रमादित्य छठवें के दरबार में रहते थे और विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हण ने की थी। इसमें विक्रमादित्य छठवें के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। आगे चलते हैं। चालुक्य वंश वातापी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। जयसिंह ने चालुक्य के वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशियन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशियन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशियन द्वितीय था। अब देखिए, पुलकेशियन द्वितीय पूछा जाता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में फैक्ट मैटर करते हैं, वहाँ से फैक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो चालुक्य वंश वातापी वाले थे, उसका प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय हुए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुत सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेंगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। जिनेंद्र का मेंगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। देखिए, हर्षवर्धन को हरा दिया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणा पंथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया। तो देखिए, धरती पर एक से एक वीर हैं। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापिकोड की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन ने वातापिकोड की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। देखिए, पूछ लेगा, जैसे पूछता है कि हाथी गुफा का संबंध किससे है, तो कलिंग राजा खारवेल से है। उसी तरह से ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। लेखक रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। आगे चलते हैं। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिज नाश्रय की उपाधि प्रदान की। अवनिज नाश्रय। तो विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही अरबों ने आक्रमण किया। दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिज नाश्रय की उपाधि प्रदान की। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग प्राचीन इतिहास को ख़त्म कर देंगे, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इसको बार बार पढ़ते रहिए। वीडियो के रूप में पढ़ने से आसान होता है, क्योंकि कुछ सुनेंगे, कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे। आगे चलते हैं। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी
लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। तो विक्रमादित्य की दो पत्नियां हैं। प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए चालुक्य वंश वेंगी, ये अलग अलग तीन हुए इसके, कल्याणी, वातापी और वेंगी। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। अब देखिए यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। तो वही कह रहा कि देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहड़ था। सिंहड़ 1210 से 1246 ईस्वी। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। देखिए धीरे धीरे अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं। अलाउद्दीन का नाम आ गया। इस वंश का अंतिम शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन अब आ गया। धीरे धीरे मध्यकालीन भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इतिहास कोई रेखा के द्वारा नहीं खींचा जा सकता है, ठीक है ना। इतिहास कोई रेखा के यहाँ से मध्यकालीन हो गया, यहाँ से ये है कि एक शासक का जब शुरुआत होता है, लेकिन ये कि ऐसा नहीं कि जब शुरुआत होता है तो पूरे भारत पे एक छत्रपराज होता है। धीरे धीरे अब देखिए आगे चलते हैं। होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। देख रहे हैं मलिक काफूर आ गया अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। तो होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हलेवीड था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कदम्ब वंश। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी था। तो कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी था। आगे चलते हैं गंग वंश। गंग वंश संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। अभिलेखों के अनुसार
गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। आगे चलते हैं। काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमरकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्राम देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। तो देखिए क्या हो रहा है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्राम देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। आगे चलते हैं। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रतापरुद्र था। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। अब देखिए पाल वंश को देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, वही जो राष्ट्रकूट पाल और प्रतिहार में त्रिपक्षीय संघर्ष जो चल रहा था, वही पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी, मुंगेर बिहार वाली। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये पूछा जाता है। गोपाल जो पाल वंश का संस्थापक था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल आदि। तो संस्थापक तो गोपाल हो गए, और इसके तो इतना याद रखिए 750 ईस्वी पाल वंश का संस्थापक गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये जो है धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल और नयपाल आदि इसके प्रमुख शासक थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। खूब पूछा जाता है। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था, लेकिन धर्मपाल को राष्ट्रकूटों ने हरा दिया था। राष्ट्रकूट जो राजा थे। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष का उल्लेख आता है इतिहास में, और बहुत प्रेम से लिखा जाता है। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। तो धर्मपाल देखिए विक्रमशिला का स्थापना हो गया, और सोमपुर महाविहार का भी निर्माण इसी ने करवाया था। उदंतीपुर बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। आगे चलते हैं। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक वालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ।
पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म की बोलबाला यहाँ पर, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे चलते हैं, सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनऊती थी। सेन वंश की राजधानी लखनऊती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। अद्भुत सागर को देखिए, तो दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक, देखिए खूब पूछा जाता है, लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई। तो पूछा जाता है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव हैं। तो इनका ऐतिहासिक विवरण ये है कि ये सेन वंश के साम्राज्य में रहते थे और सेन वंश के साम्राज्य में लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध जो है रहते थे। तो ये जो है महान कवि थे, जयदेव, धोई और हलायुद्ध। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो जयदेव, धोई और हलायुद्ध ये लेखक थे। चलिए आगे चलते हैं। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। जो हलायुद्ध देख रहे हैं, जो ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हुए, हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर। तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखेंगे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। तो विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव का विशाल मंदिर स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। देखिए पूछ लेगा, सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग कश्मीर के राजवंश दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण देख रहे हैं कि लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है और आपसे परीक्षा तो क्या जीवन में भी ये काम आएंगे, समझ में आएंगे। तो इसको याद रखेंगे। आज ये बौद्धिक वर्ग जहाँ भी आप चर्चा करेंगे काम आते रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।